हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ क्लासों में हमने जो बात करी है वो स्टेटमेंट और अजम्पशंस के क्वेश्चंस को लेकर करी, और उसमें हम टाइप 1 के क्वेश्चंस की आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें लगभग हमने 80 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए। तो ये जो 80 सवाल है ये आपके एग्जाम में पूछे गए, परीक्षा में पूछे गए, और इसी तरीके के जो सवाल हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम को लेकर वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाए। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो वो अभी जो हम सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं में दूर हो जाए, ताकि जब आप परीक्षा में बैठे तो आपको यह सारे सवाल जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए आप बना पाए। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली आसानी से ऐसे सवाल बना सकते हैं, इनमें कोई भी आपको दुविधा देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो कथन आपको दिया जाता है, जो स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, आपको ये पूर्णतः सत्य मानना है, और इस कथन के आधार पर जो धारणा या जो आप हम कहें मान्यता दी गई है, एजप्शन आपको दिया गया है, आपको ये जो एजप्शंस है इस कथन के अनुसार देखने की है, इस कथन के अनुसार कितने ज़्यादा वैलिड है, कितना इनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, अंतर्निहित करते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप उसके हिसाब से अपना उत्तर बताएंगे, यदि ऐसा है तो आप अपना उत्तर दिए गए आपके ऑप्शंस जो विकल्प हैं उनका चुनाव करेंगे। तो ये बहुत आसान से सवाल होते हैं, बस आपको कथन को समझना होता है, उसका तर्क समझना होता है कि किस तरीके की बातें उसमें दी गई हैं, और क्या उससे तर्क जो संगत बात निकल रही है वह हमारे एजप्शन यानी मान्यताओं में दी गई है या नहीं। इतना आप करिए, इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, आप आसानी से ये सवाल जो है बना सकते हैं। 1 या 2 सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे बात करें। आगे सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 81 की, प्रश्न संख्या 81, और यहाँ से हम शुरू करते हैं कि किस तरीके का जो सवाल है हमारे परीक्षा में पूछा गया। स्टेटमेंट कथन क्या दिया? एन ओनर सेड टू हिज असिस्टेंट, प्लीज प्रिपेयर एंड सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द अकाउंटेंट्स एड्रेस। कथन में क्या, मालिक ने अपने सहायक से कहा, असिस्टेंट से कहा, कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों की तैयारी करें और लेखाकार के पास यानी अकाउंटेंट जो है उसके लेखाकार के पते पर भेजें। एजप्शन क्या, सहायक मालिकों के निर्देशों का पालन करेंगे, जो सहायक हैं, जो असिस्टेंट हैं, विल फॉलो द ओनर्स इंस्ट्रक्शन। दूसरा, द असिस्टेंट्स विल गो पर्सनली एंड हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू द अकाउंटेंट। सहायक क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप से जाएंगे और दस्तावेजों को लेकर लेखाकार को सौंपेंगे। तो देखिए जरा, अगर यहाँ पर आप बात करें, हाँ, ओनर सेड टू हिज असिस्टेंट, एक ओनर ने अपने असिस्टेंट से कहा, क्या कहा, प्लीज प्रिपेयर एंड सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द अकाउंटेंट्स एड्रेस। मालिक ने अपने सहायक से कहा, कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार करें और लेखकार के पते पर भेजें। तो ये जो लेखकार का पता है, इसके पास जो ये दस्तावेज है भेजने के लिए हमें नहीं बताया कि ये भेज कौन, मतलब किस तरीके से भेजा जाएगा। सहायक खुद व्यक्तिगत रूप से जाएंगे, पर्सनली जाएंगे, हैंड ओवर करेंगे, उनको सौंप देंगे दस्तावेजों को लेखाकार को, या किसी और अन्य ड्राइवर को भेज सकते हैं, कोई और व्यक्ति है उसको भेज सकते हैं, या फिर डाक के द्वारा भेजेंगे। तो किसी भी तरीके की कोई जानकारी यहाँ से स्पष्ट नहीं होती। तो हम जो मान्य या हमारा एजप्शन है, जो सेकंड एजप्शन है या धारणा जो बनी है दूसरी, वह तार्किक रूप से पहले कथन के साथ जो है मेल नहीं खाती। वहीं अगर मैं बात करूं पहले स्टेटमेंट की, द असिस्टेंट्स विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन, सहायक मालिक के निर्देशों का पालन करेंगे, तो जरा आप इसमें ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर बोला गया है, प्लीज प्रिपेयर एंड सेंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार करें और लेखाकार के पते पर भेजें। तो जाहिर सी बात है, ओनर ने अपने असिस्टेंट से कहा यानी मालिक ने अपने सहायक से कहा, तो इसका मतलब है वह इसके ऑर्डर को फॉलो करेगा, इनके निर्देशों का पालन करेगा। तो बी जो है हमारा सही उत्तर है, केवल एक अंतर्निहित है, यानी ओनली वन इज इम्प्लिसिट, राइट। तो दिए गए कथन से यह स्पष्ट हो रहा है कि सहायक मालिक के निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है सहायक व्यक्तिगत रूप से लेखाकार के पास जाएंगे और दस्तावेजों को सौंपेंगे, इसलिए केवल मान्यता कथन अंतर्निहित है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 82, स्टेटमेंट क्या कथन है? ऑफन एक्सेसिव यूज ऑफ द ड्रग अफेक्ट गट बैक्टीरिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अक्सर दवाओं के अत्यधिक उपयोग से आंत के बैक्टीरिया और पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारी आंतों में बैक्टीरिया होते हैं, यह हमारे जो भोजन है या जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनकी पाचन में मदद करते हैं और वहाँ से जो ज़रूरी तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए होते हैं, उन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो दवाओं के अत्यधिक उपयोग से अंत के बैक्टीरिया और पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ऑफन एक्सेसिव यूज ऑफ द ड्रग्स अफेक्ट गट बैक्टीरिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। एजप्शन और मान्यता क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ द ड्रग मे कॉज इनबैलेंस इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। दवाओं के अत्यधिक उपयोग से पाचन प्रक्रिया में असंतुलन हो सकता है। दूसरा, गट बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर डाइजेशन। आंत के बैक्टीरिया पाचन के लिए उपयोगी होते हैं। राइट तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स में कॉज इम्बैलेंस इन द डाइजेस्टिव। देखिए, अगर ड्रग्स के ज़्यादा यूज़ करने से हमारा जो आंत का पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, राइट, और गट बैक्टीरिया को जो है नुकसान पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा दवाइयों के सेवन करने से हमारी जो पाचन प्रक्रिया में असंतुलन हो सकता है। यानी एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स में कॉज इम्बैलेंस इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। गट बैक्टीरिया आर यूजफुल डाइजेशन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और जो गट बैक्टीरिया है उस पर प्रभाव पड़ता है गलत तरीके से, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यानी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। ए जो है वो राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द ट्रैफिक पुलिस हैज डिवाइज्ड अ न्यू वे टू वार्न ट्रैफिक offenders. He has made a play in which they shows that Yama, the god of death, is carrying a nose for the culprit. यातायात पुलिस ने यातायात उल्लंघनकारियों को चेतावनी देने का एक नया तरीका किया। तो डिवाइस्ड का मतलब होता है चेतावनी देना। उन्होंने एक नाटक बनाया। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक प्ले बनाया, नाटक करके दिखाया, जिसमें वो दिखाते हैं कि यम मृत्यु के देवता है ना, अपराधी के लिए फांसी ले जा रहे हैं। तो यानी क्या लेके जा रहे हैं? अपराधी के लिए जो है फांसी ले जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई यातायात का जो है पालन नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी हादसे में उसकी जो है जान का खतरा, मृत्यु का खतरा हो सकता है। एजप्शंस क्या है? पुलिस वांट टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन दैट नॉन अडीरेंस टू ट्रैफिक रूल्स कैन लीड टू देयर लाइव्स। पुलिस अपने जीवन को ले जाने के लिए यातायात नियमों का पालन ना करने के माध्यम से जागरूकता पैदा कराना चाहती है। दूसरा, इन दिस इनोवेटिव वे इट विल बी बेटर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स इन पब्लिक। इस अनोखे तरीके से यह सार्वजनिक रूप से यातायात नियमों का पालन करना बेहतर होगा। तो ये आपको बताना है क्या होगा। देखिए, जो ये नाट्य या जो नाटक है, ये जो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि पुलिस जो है जागरूकता फैलाए कि जो है यातायातों का जो है नियमों का पालन करना है। तो पुलिस वांट टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन दैट नॉन अधीरेंस टू ट्रैफिक रूल्स कैन लीड टू देयर लाइव्स। तो पुलिस अपने जीवन को ले जाने के लिए यातायात नियमों का पालन ना करने के माध्यम से जागरूकता पैदा करना चाहती है। बिल्कुल, पुलिस चाहती है कि आप जागरूक रहें अपने जीवन को लेकर, कि उसी लिए फिर आप जो है क्या करोगे? यातायात के नियमों का पालन करोगे। इन दिस इनोवेटिव वे इट विल बी बेटर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स इन पब्लिक। तो इस अनोखे तरीके से यह सार्वजनिक रूप से यातायात नियमों का पालन करना बेहतर होगा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोग जो है यातायात नियमों का पालन करें। तो यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो सी इज द राइट आंसर। दोनों 1 और 2 निहित हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। एन एडवर्टाइजमेंट शो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स बिफोर ड्यू डेट एंड गेट 5 रिबेट। एक विज्ञापन दिखाता है संपत्ति कर की अदायगी नियत तिथि से पहले करें और 5% छूट प्राप्त करें। यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो जो तिथि दी गई है, नियत तिथि दी गई है, उससे पहले करेंगे तो आपको 5% जो है वो क्या मिलेगी? छूट प्राप्त होगी। राइट, प्रॉपर्टी टैक्स में। एजप्शन मान्यता क्या?
It is good to give taxpayers an exemption as an incentive to pay tax. करदाताओं को प्रोत्साहन के रूप में छूट देना अच्छा है। दूसरा, पीपल रेयरली थिंक अबाउट सच प्रपोजल्स, लोग ऐसे प्रस्तावों के बारे में शायद ही सोचते हैं। राइट तो देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है। लिखिए कि आप ड्यू डेट से जो है पहले प्रॉपर्टी टैक्स भर दो तो आपको 5% छूट होगी। इससे क्या होता है कि कर जो हमारे टैक्स पेयर हैं, जो आप लोग हैं टैक्स पेयर है, जो करदाता हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक प्रोत्साहन आता है कि बिल्कुल जब सरकार इस तरीके से बात कर रही है तो हमें भी टैक्स देना चाहिए और हमें ऊपर से 5% भी छूट मिलेगी। देखो टैक्स तो अभी भी पे करना है, बाद में भी करना है, अब कर देंगे तो हमें और जो है फायदा मिलेगा। तो इट इज गुड टू गिव टैक्स पेयर्स एन एग्जम्पशन एज एन इंसेंटिव टू पे टैक्स, करदाताओं के प्रोत्साहन के रूप में छूट देना अच्छा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। पीपल रेयरली थिंक अबाउट सच प्रपोजल्स, तो ये ऐसा कहीं दिया नहीं हुआ कि लोग ऐसे प्रस्तावों के बारे में शायद ही सोचते हैं, तो इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, पहला ही है, तो हम क्या लिखेंगे, सी, केवल एक का ही पालन करता है। आगे राइट, क्वेश्चन नंबर 85, द मैनेजर रिक्वेस्टेड not to make a long personal calls during working period. प्रबंधक ने काम करने के समय लंबे व्यक्तिगत कॉल करने का अनुरोध नहीं किया, यानी कि बोला कि आप जो कॉल पे बातें करते हो अपने कार्य समय में इतनी लंबी बातें अपनी पर्सनल कॉल ना किया करें। एक्सेप्शन और अनुमान क्या निकाला, मोस्ट पीपल विल फॉलो द मैनेजर्स रिक्वेस्ट, अधिकांश कर्मचारी प्रबंधक के अनुरोध का पालन करेंगे। most employees करिएगा, most employees will continue to make long personal calls during working hours. अधिकांश कर्मचारी काम करने के घंटों में यानी काम करने के समय में लंबी व्यक्तिगत कॉल करना जारी रखेंगे। तो ये आपको बताना है क्या होगा। देखिए मैनेजर ने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है व्यक्तिगत कॉल ना करें, व्यक्तिगत बातें लंबे समय तक ना करें अपने कार्य समय में। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकांश कर्मचारी प्रबंधक के अनुरोध का पालन करेंगे, तभी वह ये बात रख रहा है सभी से। राइट तो जो फर्स्ट होगा वो ट्रू होगा। तो अगर लोग उसके जो उन्होंने क्या करा, रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, तो लोग अगर अनुरोध नहीं मानते तो ऐसा हमें कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि कर्मचारी जो है काम करते टाइम जारी रखेंगे जो है लंबी बात करना। उसने अनुरोध किया है तो वह यह सोच के क्या होगा कि लोग जो है उसकी बात को जो है मानेंगे। तो ओनली वन फॉलोज, यानी केवल एक का पालन करता है। तो केवल अनुमान एक पालन करता है किसका, अपने दिए हुए कथन का। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट कथन क्या, एवरीवन लाइक्स टू रीड स्टोरीज, सभी को कहानियां पढ़ना पसंद है। एसप्शन मान्यता है, स्टोरीज आर ओनली रीडिंग मटेरियल, कहानियां केवल पढ़ने की सामग्री है। नोबडी लाइक्स अदर कंटेंट, किसी को अन्य सामग्री पसंद नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल आपने कर चुके हो। राइट अगर किसी को कुछ करना पसंद है, जैसे मान लो किसी को कुछ करना पसंद है, खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को यानी ज़्यादातर लोगों को पसंद है तो किसी को भी दूसरा जो है पसंद नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला गया एवरीवन लाइक्स टू रीड स्टोरीज, सभी को कहानियाँ पसंद है, पढ़ना पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को अन्य सामग्री पसंद नहीं है। ये गलत बात हो जाएगी। यहाँ पर हमें अन्य सामग्री को लेकर कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पर बस इतना बता दिया गया कि सभी को कहानी पढ़ना पसंद है। कहानियाँ केवल पढ़ने की सामग्री हैं, स्टोरीज आर ओनली रीडिंग मटेरियल। तो ऐसा तो भी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है यहाँ से कि जो कहानियाँ हैं वो केवल पढ़ने की सामग्री के तौर पर बताई गई हैं। तो ऐसी यदि कोई जानकारी नहीं है तो यानी ये दोनों एजप्शंस, ये दोनों मान्यताएं गलत हैं, ये दोनों ही एजप्शन फॉल्स हैं। यहाँ से मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं निकल के आती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। नाइदर वन नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट, ना तो एक निहित है और ना ही दूसरा निहित है। राइट सी जो है वो आपका आंसर बनेगा। कथन के अनुसार सभी को कहानियां पढ़ना पसंद है। मान्यता एक कहती है कहानियां केवल पढ़ने की सामग्री, जो गलत है, जबकि कहानियां पढ़ना पसंद करने का अर्थ नहीं है, यह नहीं है कि किसी को अन्य सामग्री पसंद नहीं है, इसलिए मान्यता दूसरी भी गलत है। आगे बढ़ते हैं।
स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या दिया, ड्यू टू द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन केप टाउन। केप टाउन जो है ना एक जो है साउथ अफ्रीका में है ना। द गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर्स टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन। कथन क्या, केप टाउन में जल की गंभीर कमी के कारण सरकार ने जल उपयोग को कम करने के आदेश जारी किए। असम्पशन क्या, मान्यता क्या, मोस्ट सिटीजन्स कैन रिड्यूस वाटर कंजप्शन। अधिकांश नागरिक जल उपभोग को कम कर सकते हैं। मोस्ट सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑर्डर। अधिकांश नागरिक आदेश के खिलाफ विरोध कर सकते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा जो है सटीक उत्तर रहेगा। देखिए, ड्यू टू अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन केप टाउन द गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर्स टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन। केप टाउन में जल की गंभीर कमी के कारण सरकार ने जल उपभोग को कम करने का आदेश जारी किया, यह सोचकर या यह मानकर कि जो लोग हैं अधिकांश नागरिक जल उपभोग को कम कर सकते हैं। यानी अगर वो अपना जो जल में कटौती यानी उपयोग के यानी जल का जहाँ जहाँ उपयोग होता है उसमें कटौती कम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है जल उपभोग कम कर सकते हैं। यह सोचकर जो है सरकार ने यह फैसला लिया। मोस्ट सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट अदर, यानी अधिकांश नागरिक आदेश के खिलाफ विरोध कर सकते नहीं। सरकार का यह जो है मान्यता नहीं रही होगी ऊपर दिए गए कथन के अनुसार। तो इसका मतलब ओनली वन, बी इज द राइट आंसर, केवल पहला अनुमानित है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, आर्ग्यूमेंट, तर्क क्या दिया हुआ, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी नेचुरल व्हेन रिपोर्टिंग देयर फीडबैक टू द टीचर। छात्रों से उम्मीद की जाती है वे अपनी प्रतिक्रिया को शिक्षक को सूचित करते समय तटस्थ हों। अपनी प्रतिक्रिया को शिक्षक को सूचित करते समय तटस्थ रहें। असम्पशन, मान्यता है क्या, स्टूडेंट में फील हेजिटेट टू गिव फीडबैक रिपोर्ट्स इफ नॉट अलर्टेड। यदि चेतावनी नहीं दी जाती है तो छात्र संकोच कर सकते हैं फीडबैक रिपोर्ट देने में। दूसरा, ईच फीडबैक रिपोर्ट हेल्प्स द टीचर टू इम्प्रूव। प्रत्येक प्रतिक्रिया रिपोर्ट शिक्षक को सुधारने में मदद करती है। और आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, आपसे फीडबैक क्यों मांगा जाता है? अगर पॉजिटिव फीडबैक है, यानी अगर आप सकारात्मक फीडबैक देते हैं, तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से वो कार्य किया जा रहा है उसी तरीके से करें जिससे लोगों को वह कार्य और भी पसंद आए। दूसरा, यदि किसी तरीके का नकारात्मक फीडबैक होता है तो उससे क्या पता चलता है, उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, तो सुधार करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर अगर हम इस बात को देखें कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी नेचुरल व्हेन रिपोर्टिंग देयर फीडबैक टू द टीचर, छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी प्रतिक्रिया को शिक्षक को सूचित करते समय तटस्थ हो। तो इसके पीछे क्या अवधारणाएं या क्या मान्यता, क्या असम्पशंस हो सकते हैं? स्टूडेंट जो होते हैं मे फील हेजिटेड टू गिव फीडबैक रिपोर्ट्स इफ नॉट अलर्टेड, यानी अगर हम स्टूडेंट्स को इस बारे में सूचित ना करें, ना उनको चेतावनी नहीं दी जाती है, तो वह संकोच कर सकते हैं फीडबैक देने में। इसलिए बोला गया कि वह नेचुरल रहे, तो ये सही है। ईच फीडबैक रिपोर्ट हेल्प्स द टीचर टू इम्प्रूव। मैंने अभी बताया फीडबैक के पीछे का कारण क्या रहता है। बिल्कुल, फीडबैक के पीछे यही कारण होता है कि टीचर को क्या रहता है, टीचर जो है सुधार कर सकता है, राइट, सुधार कर सकता है। दूसरी भी प्रतिक्रिया सही है, यानी बोथ वन और टू असम्पशंस फॉलोज, धारणा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं दिए गए कथन का, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, इन स्टेटमेंट, कथन क्या दिया हुआ, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सिनेमाज विल इंक्रीज द नंबर ऑफ व्यूअर्स। सिनेमाओं की गुणवत्ता में सुधार से दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। तो जो क्वालिटी है सिनेमा की, अगर उसमें आप क्या करते हैं, सुधार करेंगे, उनकी गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहेंगे, सुधार करेंगे, तो उससे जो दर्शक की संख्या आ रही है उसमें वृद्धि होगी। असम्पशन और मान्यता देखा जाए, सिनेमा इज अ गुड मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। सिनेमा मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम है। दूसरा, द क्वालिटी ऑफ थिएटर्स हैज़ इम्प्रूव्ड रिसेंटली। हाल ही में थिएटरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
तो ये आपको बताना है इसमें से क्या होगा। देखिए, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सिनेमा विल इंक्रीज द नंबर ऑफ व्यूअर्स। तो हाँ, अभी ऐसा हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि हम ये कह पाए कि द क्वालिटी ऑफ थिएटर्स हैज़ बीन इम्प्रूव्ड रिसेंटली, यानी सिनेमा की गुणवत्ता में सुधार से दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। तो आप इस पे यह कमेंट नहीं कर सकते कि हाल ही में थिएटरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस बारे में कोई जानकारी ऐसे जो है तटस्थ तरीके से हमारे पास नहीं है, तो हम इसे नहीं मानेंगे। लेकिन जब बोला गया कि आप गुणवत्ता जो है उस पे सुधार करोगे थिएटर को लेकर, तो दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। तो यानी सिनेमा जो है मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम है, जिस वजह से दर्शक जो है सिनेमा में आना पसंद करते हैं। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दोनों हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। तो ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, तो केवल एक जो है मान्यता निहित है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, डिटर्जेंट शुड बी यूज टू क्लीन क्लोथ्स। कथन, कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। अजम्पशन और मान्यता क्या, डिटर्जेंट्स रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू क्लीन डर्ट। डिटर्जेंट पानी की सतही तनाव को कम करके गंदगी को साफ करता है। डिटर्जेंट क्लियर डर्ट एंड ग्रीस एज वेल, तो डिटर्जेंट जो है गंदगी और चिकनाहट को भी साफ करता है। अब इस आधार पर आपके दोनों अजम्पशन से आपको बताने क्या। देखिए, डिटर्जेंट को आप क्यों करते हो इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए, क्योंकि पानी से सारी गंदगियां नहीं निकलती। तो पानी से जो है चिकनाहट नहीं निकलती कपड़े के अंदर अगर ऑयल लगा रहता है तो, और पानी से किसी भी तरीके का धूल नहीं निकलता। तो आपने देखा होगा, विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि जो साबुन होता है या फिर जो डिटर्जेंट होता है वो किस तरीके से जो है सफाई करता है कपड़े की, जिसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक को लेकर बात करी गई। तो यहाँ पर जो पहला अजम्पशन जो मान्यता कथन है क्या है, डिटर्जेंट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू क्लीन डर्ट, यानी डिटर्जेंट पानी की सतही तनाव को कम करके गंदगी साफ करता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है और ये साइंटिफिक बात है, प्रमाणित बात है कि इस तरीके से ही जो डिटर्जेंट है वह काम करता है। डिटर्जेंट क्लियर डर्ट एंड ग्रीस एज वेल, डिटर्जेंट गंदगी और चिकनाहट को भी साफ करता है, ये भी सत्य है। इसको भी आप क्या मानेंगे, ये भी सत्य बात है। तो यहाँ पर बोथ एजम्पशन 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट, यानी दोनों मान्यताओं एक और दोनों अंतर्निहित हैं। राइट, तो इसको आप सही मानकर चलेंगे। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर वार्न द पेशेंट दैट इफ ही वांट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड बी फ्री फ्रॉम लंग डिजीज, ही विल हैव टू क्विट, क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू क्विट स्मोकिंग। डॉक्टर ने रोगी को चेताया कि अगर वह स्वस्थ जीवन जीना चाहता है और फेफड़ों की बीमारी से मुक्त रहना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, धूम्रपान छोड़ना होगा। एजम्पशन और क्या मान्यता है, इफ द पेशेंट कॉर्पोरेट्स देन डॉक्टर विल बी एबल टू ट्रीट हिज इलनेस। अगर पेशेंट जो है, अगर पेशेंट क्या है, अगर रोगी सहयोग करता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज क्या करेंगे, बीमारी के इलाज का निवारण करेंगे। द पेशेंट कैन फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स एंड क्विट स्मोकिंग, रोगी डॉक्टरों की सलाह का पालन करके धूम्रपान छोड़ सकता है। राइट, अब इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो जरा दोबारा देख लीजिए, द डॉक्टर वार्न द पेशेंट, तो डॉक्टर ने पेशेंट को चेताया, वार्न किया, दैट इफ ही वांट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ, अगर वह एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, एंड बी फ्री फ्रॉम लंग डिजीज, और फेफड़ों की बीमारियों से मुक्त रहना चाहता है, ही विल हैव टू क्वाइट स्मोकिंग, तो उसे धूम्रपान छोड़ना होगा। तो इसका मतलब यह है कि यदि रोगी सहयोग करता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर सकेंगे। तो यानी पहला स्टेटमेंट ठीक है, अगर वह सहयोग दिखाएगा तभी तो डॉक्टर उसको इलाज कर पाएंगे। द पेशेंट कैन फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर एंड क्विट स्मोकिंग, तो बिल्कुल रोगी डॉक्टर की सलाह का पालन करके धूम्रपान छोड़ सकता है। तो यानी
जो हमारे दोनों अजम्पशन या दोनों धारणा दी हैं, दोनों मान्यता दी हैं, वो दोनों सही हैं। ए इज द राइट आंसर। ए आपका सही आंसर होगा। उपरोक्त कथन के अनुसार अगर रोगी डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह पर विचार करता है तो धूम्रपान छोड़ता है, और डॉक्टर के साथ सहयोग करता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर सकेंगे। इसलिए दोनों मान्यताएं 1 और 2 कथन में संकेतित हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। स्टेटमेंट क्या? इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी हैव अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर यू। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। असम्पशन धारणा क्या? यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वी नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है। असम्पशन क्या? ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट, केवल धारणा एक ही निहित है। दूसरा, सेकंड ओनली असम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, केवल धारणा एक ही निहित है। अदर असम्पशन क्या है? यानी वाई की या तो एक या तो दो, फिर उसके बाद नाइदर चलेगा। राइट, ना तो एक और ना ही दूसरा। तो जरा ध्यान से देखिए, इफ यू आर, तो क्वेश्चन क्या गया कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इफ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो क्या है? एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, उसने सवाल किया अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हमें किसी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है, तो यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ से ये जो बात है ये स्पष्ट नहीं हो रही है। सवाल यही किया जा रहा है कि अगर आपसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हमें आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण है, तो हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कहेंगे ओनली असम्पशन, सेकेंड इज इम्प्लिसिट, केवल धारणा, दूसरी क्या है? निहित है। राइट। क्वेश्चन 93, कथन 93 हमारा, सॉरी क्वेश्चन प्रश्न संख्या जो है 93, 93। स्टेटमेंट कथन क्या है? टीचर सेज टू स्टूडेंट इफ यू डू नॉट लिसन। कथन एक शिक्षक एक छात्र से कहता है, यानी शिक्षक अपने छात्र से कहता है अगर तुम मुझे सुनते नहीं हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। इफ यू डू नॉट लिसन टू मी आई विल पनिश यू। असम्पशन मान्यता क्या? आफ्टर वार्निंग द स्टूडेंट कैन पे अटेंशन टू द टीचर्स वर्ड। चेतावनी देने के बाद छात्र शिक्षक के शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं। दूसरा, असम्पशन पनिशमेंट इज द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट। दंड छात्र को अनुशासित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब इसमें से आपको बताना है दोनों में से क्या होगा। देखिए, इफ यू डू नॉट लिसन टू मी आई विल पनिश यू। अगर तुम मुझे सुनते नहीं हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। आफ्टर वार्निंग द स्टूडेंट कैन पे अटेंशन टू द टीचर्स वर्ड। तो ठीक है, चेतावनी देने के बाद जो है छात्र शिक्षक के शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं या देते हैं, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि दंड ही केवल एकमात्र तरीका है या सबसे अच्छा तरीका है अनुशासन में रखने का? ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है कि जिससे ये साबित हो जाए कि जो दंड है वही एकमात्र तरीका है अनुशासन में रखने का। राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगी? केवल एक, ओनली असम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, केवल मान्यता एक अंतर्निहित है। आगे बढ़ते हैं। I like to repair cycles. I want to become a mechanical engineer. मुझे साइकिलों की मरम्मत करना पसंद है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। Assumption, I am a mechanical engineer. क्या मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ? I used to repair bikes. मैं बाइक्स की मरम्मत करता था। अब ज़रा ध्यान से देखिए इस सवाल को। अब इसमें जो आपसे बात की गई है, मैंने आपको हमेशा बताया था जब आप कुछ बनना चाहते हो या ठान लिया है कुछ करने का, बनने का, या बनना चाहते हैं, तो इसमें एक बात निकल कर आती है कि जब आप चाहने की बात रखते हो तो उस वक्त आपके पास वह चीज़ नहीं है या आप वो व्यक्ति नहीं हो जो आप बनने की कल्पना करते हो। तो यहाँ पर ये बोला आई वॉन्ट टू बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो इस वक्त ये मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है। राइट। तो हम ये कहें आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर तो ये गलत हो जाएगा। ये इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है। और यह क्यों बनना चाहता है? क्योंकि ये साइकिलों की मरम्मत करना पसंद है इसे।
आई लाइक टू रिपेयर साइकिल्स, तो यानी यह अभी साइकिलों की मरम्मत करता है, तो बिल्कुल। आई यूज टू रिपेयर बाइक साइकिल्स, मैं बाइक्स की यानी जो बाइसिकल है, जो साइकिल्स है उसकी मरम्मत करता था, तो ये हो सकता है। assumption क्या हो जाएगा? ओनली assumption, सेकेंड इज इम्प्लिसिट, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95, क्वेश्चन नंबर 95, स्टेटमेंट कथन क्या? आई लाइक सोल्जर, मुझे सैनिक पसंद है। आई वॉन्ट टू बिकम अ सोल्जर, और मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। तो यह सैनिक बनना चाहता है, यह अभी सैनिक नहीं है, तो जाहिर सी बात है, मैं सैनिक हूँ नहीं, मैं सैनिक नहीं हूँ, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। आई एम नॉट अ सोल्जर, मैं सैनिक नहीं हूँ, बिल्कुल। जब सैनिक नहीं हो तभी तो आप बनने की बात कर रहे हो, यानी तो इसमें क्या होगा? पहला ही सही होगा, और पहला कौन सा है हमारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वही आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए, ये चाहने और ना चाहने वाले सवालों को आप अच्छे से देख लीजिए, कई बार ये आपकी परीक्षा में पूछे गए। सबका आधार एक ही होता है करने का, इसमें कोई अलग से सवाल में नहीं आपको करना होता। जो डी है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू डू MBA स्टडी एट द इंस्टीट्यूट एक्स, ए एडवाइस टू बी। यदि आप MBA करना चाहते हैं तो संस्थान X में अध्ययन करें, तो कहाँ पढ़ें? X संस्थान, यानी कोई भी संस्थान का नाम है उसमें ऐसा अध्ययन करें। ए ने बी से सलाह दी, ए ने बी को यह सलाह दी कि अगर आप MBA करना चाहते हैं, कौन? बी, अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप X संस्थान में अध्ययन करें। इंस्टीट्यूट एक्स इज नोन फॉर गुड कोचिंग ऑफ MBA, संस्थान एक्स MBA की अच्छी कोचिंग के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है, राइट। बी लिसन टू ए, जो है बी एक ही सुनता है। देखिए, बी एक ही सुनता है, इसीलिए बी ने पूछा ए से कि मुझे MBA करनी है, तो आप मुझे बताइए मैं कहाँ से करूँ। तो ए ने बोला यदि आप MBA करना चाहते हैं तो आप एक्स संस्थान से जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो यानी बी लिसन टू ए, बी एक ही सुनता है, तभी तो ये कथन, तभी तो ये बात आई। इंस्टीट्यूट एक्स अब इज नोन फॉर गुड कोचिंग ऑफ MBA, तो इंस्टीट्यूट एक्स जो है MBA की अच्छी कोचिंग के लिए जाना जाता है, तभी जो है ए ने बी को सलाह दी। अगर नहीं जाना जाता तो ए बी को यह सलाह क्यों देता? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जाना जाता है, इसीलिए ए ने बी को ऐसी सलाह दी कि वह यहाँ से जो है अपनी MBA की कोचिंग कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों 1 और 2 अनुमानित हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, स्टेटमेंट क्या? डू नॉट स्मोक इनसाइड द फैक्ट्री, इट इज राइट एज पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। फैक्ट्री के अंदर धूम्रपान ना करें, सुरक्षा की दृष्टि से यह सही है। असम्पशन का मान्यता क्या? वर्कर्स जनरली डू नॉट पे अटेंशन टू सच एन इंफॉर्मेशन, कर्मचारी आमतौर पर ऐसी जानकारी पर ध्यान नहीं देते हैं, राइट। सेफ्टी इनसाइड द फैक्ट्री इज डिजायरेबल, फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा वांछनीय है, यानी डिजायरेबल है। तो देखिए, डू नॉट स्मोक इनसाइड द फैक्ट्री, इट इज राइट एज पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मान लीजिए उस जो फैक्ट्री है, मान लीजिए उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ बन रहा है, या फिर किसी भी तरीके के ज्वलनशील जो है पदार्थ रखा गया है, तो आपने आमतौर पर भी देखा होगा फैक्ट्रीज में आग लग गई, काफ़ी जो है जान माल का खतरा हो जाता है। तो उसी तरीके से बात की गई है कि फैक्ट्री के अंदर किसी भी तरीके का धूम्रपान का सेवन ना करें, क्योंकि ये जो है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी जो है बात की गई है। तो कर्मचारी आमतौर पर ऐसी जानकारी पर ध्यान नहीं देते, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कर्मचारी ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं या नहीं देते, तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। सेफ्टी इनसाइड द फैक्ट्री इज डिजायरेबल, हाँ ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा जो है वांछनीय है। तो इसमें ओनली सेकंड यानी केवल दूसरा धारणा यानी केवल धारणा दूसरी निहित है, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इन द स्टेटमेंट ओनली कॉन्सेप्ट सेकंड इज इम्प्लिसिट, एनी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद द कॉन्सेप्ट दैट पीपल विल फॉलो इट। कोई भी जानकारी इस अवधारणा के साथ
प्रदान की जाती है कि लोग उसका अनुसरण करेंगे, उसको जो है सुनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, प्रश्न संख्या 98, स्टेटमेंट विवरण क्या है? एन आईसी वेदर ड्राइव स्लो साइन बोर्ड वॉज इंस्टॉल्ड ऑन ईच हाईवे। ठंडे मौसम में धीरे चलाएं साइन बोर्ड का प्रत्येक जो है हाईवे पर स्थापित किए गए थे। ऐसे साइन बोर्ड जिस पे लिखा है ड्राइव स्लो, ये प्रत्येक हाईवे पर जो है लिखे गए थे। अजप्शन क्या? वेरी फाटल एक्सीडेंट अकर ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्नोफॉल। बर्फबारी के दिनों बहुत घातक दुर्घटना होती है। या फिर इन आइसी डेज द रोड्स आर स्लिपरी एंड इट इज डेंजरस टू ड्राइव इट। राइट, तो उसको बताना है क्या? बर्फीले दिनों में सड़कें फिसलन होती हैं और उनसे चलना खतरनाक होता है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधी आपको दिख रहा है दोनों बातें हैं कि जब भी आप बर्फीले जो है सड़कों पर चलेंगे तो क्या होगा? गाड़ी के फिसलने का डर होता है। और इससे यह खतरनाक इसलिए क्यों होती है? क्योंकि इससे घातक दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे जो है मृत्यु के भी खतरा बना रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह बात सही है, बर्फीले के दिनों में सड़कें फिसलन वाली होती हैं और इससे चलना बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि बर्फबारी के दिनों में बहुत खतरनाक दुर्घटनाएं होती हैं। तो जो दोनों मान्यताएं दी गई हैं, जो दोनों आपको एग्जप्शन दिए गए, जो दोनों धारणाएं दी गई, वो दोनों क्या करती हैं? मान्य है कथन के साथ, यानी तार्किक तौर पर कथन के साथ अनुमानित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है या किस ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन चुनाव करेंगे आप, किस ऑप्शन को चुनेंगे? तो दोनों 1 और 2 दोनों मान्य है। तो डी विकल्प जो है, डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों मान्य है। बर्फीले मौसम में बर्फ के कारण सड़क पर अधिक फिसलन वाली होती है, जिसके कारण बहुत घातक दुर्घटना हो सकती है। इसलिए यह बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हाईवे पर साइन बोर्ड होता है। इसलिए विवरण में दोनों मान्यताएं 1 और 2 सम्मानित है। राइट, तो आप समझ गए ये दोनों क्यों आंसर है, क्योंकि ये अपने कथन के साथ जो है तार्किक तौर से मान्य है। स्टेटमेंट विवरण प्रश्न संख्या 99 और क्वेश्चन नंबर 99, द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी इन्फॉर्म इन अ बोर्ड मीटिंग। एक कंपनी के अध्यक्ष ने एक बोर्ड मीटिंग को सूचना दी, एज अवर बिजनेस इज ग्रोइंग वी नीड टू अपॉइंट मोर एम्प्लॉयज। हमारा व्यापार बढ़ रहा है, इसलिए हमें अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। असम्पशन, मान्यता क्या है इसको लेकर? द करंट एम्प्लॉय इज नॉट कॉम्पिटेंट, यानी वर्तमान कर्मचारी सक्षम नहीं है। तो देखिए व्यापार बढ़ रहा है और व्यापार के साथ साथ हमें क्या है? लेबर चाहिए, वर्कफोर्स भी चाहिए, यानी और भी कर्मचारी चाहिए। लेकिन कहीं से ऐसी बात आ रही है कि जो आपके कर्मचारी हैं वो योग्य नहीं है या वो सक्षम नहीं है। तो ये कोई बात कहीं से भी नहीं आती है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अप्रोप्रिएट एलिजिबल इंडिविजुअल्स विल बी अवेलेबल टू टेक ओवर एज एम्प्लॉयज। उपयुक्त योग्य व्यक्तियां कर्मचारियों के रूप में संभालने के लिए उपलब्ध होंगे। थर्ड, मोर एम्प्लॉयज विल एक्सपेंड द बिजनेस। अधिक कर्मचारी जो हैं, राइट, अधिक कर्मचारी जो हैं वो बिजनेस को और बढ़ाएंगे। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो देखो पहला वाला तो आप गलत कर दो। तो उपयुक्त व्यक्तियों कर्मचारियों के रूप में संभालने के लिए उपलब्ध होंगे। तो जो उपयुक्त व्यक्ति हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, वह कर्मचारी के रूप में संभालने के लिए उपलब्ध होंगे। तो ये जो है हमारा कथन ठीक हो सकता है। तो अब हमारा अधिक कर्मचारियां व्यापार विस्तार होगा, ऐसा नहीं है। व्यापार विस्तार हो रहा है, व्यापार जो है बढ़ रहा है, इसलिए हमें कर्मचारियां चाहिए। तो यहाँ पर जो ज़्यादा इसमें तार्किक है वो दूसरा है। तो दूसरा यानी सी जो है वो सबसे सटीक आंसर होगा, सटीक ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज की क्लास का। अ वुमेन इज क्राइंग इन द हॉस्पिटल बिकॉज हर हस्बैंड इज किल्ड इन अ सीरियन एयर स्ट्राइक। सीरिया के एयर स्ट्राइक में उसके पति की मौत होने के कारण एक महिला अस्पताल में रो रही है। Assumption, अनुमान किया, द वुमेन थिंक्स दैट गॉड इज नॉट विद हर। पत्नी सोचती है कि भगवान उसके साथ नहीं है। द वुमेन इज ब्लेमिंग हर हस्बैंड फॉर बीइंग इन सीरिया। महिला अपने पति को सीरिया में होने के लिए दोष दे रही है। अब आपको बताना है, देखो वुमेन इज क्राइंग इन द हॉस्पिटल बिकॉज हर हस्बैंड किल्ड इन एयर स्ट्राइक। तो उसके पति की मृत्यु की वजह से रो रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसके
मृत्यु की वजह से जो उसके ऊपर पीड़ा या जो दुख है उसकी वजह से वो रो रही है, और उसके लिए जो जीवन में संकट उसको झेलने हैं उसकी वजह से भी वो रो रही है, और शायद वो है अकेली हो गई है इस समाज में या इस दुनिया में, तो इसलिए रो रही है। कहीं से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि महिला अपने पति को सरिया में होने का दोष दे रही है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। और कहीं से हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि उसके रोने में किसी तरीके का ऐसा हमारे पास संवाद नहीं आ रहा है, ऐसी बात निकल के नहीं आ रही है जिसमें वो ये कह रही हो कि भगवान उसके साथ नहीं। वह उस पीड़ा का अभाव कर रही है, उस पीड़ा के को महसूस कर रही है जो उसके पति के मृत्यु से हुई है, जो उसके अकेलेपन से हुई है, तो शायद वो उन सब की वजह से रो रही हो और अपना जो पीड़ा है, जो दुख है, वो जता रही हो। तो ना तो एक और ना ही दूसरा अनुमान निहित है। तो यहाँ पर हमने पूरे 100 क्वेश्चन करे हमारे स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के, यानी हमारे जो कथन या अनुमान या फिर हम धारणाएं जो दी गई उसके। आगे भी आने वाली क्लास में हम और इसी तरीके के सवाल करेंगे। तब तक आप इन सवालों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई भी अगर आपको दुविधा होती है हमें बताइए, हम सारी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमसे जुड़े रहना है, किसी भी तरीके की समस्या होती है आप हमसे पूछिए, और इसी तरीके के सवाल हम आने वाली क्लास में भी करेंगे। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा ही परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे औरों की तुलना में, क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन का एक सिंपल सा नियम है, अपना जो अभ्यास, जो अपनी पढ़ाई है उसको आपको नहीं रोकना है, आपको निरंतर जो है मेहनत करते रहना है, पढ़ाई करते रहनी है। बाकी की बातें आपके साथ अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, समझिए और इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।